नमस्कार। विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार और आविष्कार के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। कोरोना वायरस के रूप में फैली वैश्विक महामारी के दौरान हम लगातार आपको इससे जुड़ी जानकारियां दे रहे हैं। जिस तरह लगातार पूरे विश्व में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और लगातार लोगों की जान जा रही है, ये जानने की जरूरत है कि इस वायरस को खत्म करने के लिए किस तरह का शोध किया जा रहा है। खासकर भारत के वैज्ञानिक संस्थान क्या कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल हाइजीन पर तो जोर दिया जा रहा है, लेकिन इस महामारी के इलाज के लिए वैज्ञानिक संस्थान क्या कर रहे हैं, ये जानने के लिए आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर शेखर सी मांडे। डॉक्टर मांडे, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो वैश्विक महामारी है जिससे हमारा देश भी जूझ रहा है, ये खुद वैज्ञानिक समाज के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? आपने सही कहा कि कहर तो फैला हुआ है पूरे विश्व में और ये बहुत बड़ी आपत्ति हम लोगों के सामने में है और मैं मानता हूँ कि हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती भी है। ये वायरस काफ़ी तेज़ी से फैलता है लोगों के कांटेक्ट में आने से या और किसी तरह से, और इसके ऊपर जो कुछ होनी चाहिए जैसे कोई टीका या कोई दवाई जो हो, आज उपलब्ध नहीं है। तो इस वजह से वायरस और भी तेज़ी से फैल रहा है और पूरे विश्व के सभी वैज्ञानिकों की ये प्रयास रह चुका है कि किस तरह हम लोग नए नए तरीके की दवाइयाँ, नए टीके खोज पाएँ और लोगों को इस बीमारी से बचा पाएँ। डॉक्टर मांडे, जैसा कि कहा जा रहा है कि अभी तक मेडिकल साइंस के पास कोविड-19 की कोई दवा उपलब्ध नहीं है। अभी भी इस पर हर जगह रिसर्च किया जा रहा है। भारत में CSIR के 38 शोध संस्थान हैं। तो CSIR किस तरह इस वायरस का इलाज खोजने में अपना रोल अदा कर रही है? क्या रणनीति है आपकी? CSIR ने 5 ऐसे स्तंभ उभारे हैं जिन स्तंभों पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो पहला स्तंभ ये है कि हम लोग लोगों को मॉनिटरिंग करना चाहेंगे डिजिटल तरीके से या मॉलिक्यूलर टाइपिंग करके, ताकि जहाँ जहाँ कोरोना वायरस के पीड़ित लोग हो उनको हम लोग मॉनिटर कर पाएँ। दूसरा स्तंभ ये है कि हम लोग डायग्नोसिस कर पाए, और डायग्नोसिस में आज के दिन सिर्फ एक डायग्नोस्टिक टेस्ट जो अप्रूव्ड है जिसे हम लोग RT-PCR कहते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी अगर डायग्नोस्टिक हम लोग कोई खोज पाए नई डायग्नोसिस के तरीके, तो वो भी अच्छा रहेगा। तो उसके ऊपर भी हम लोगों का अनुसंधान चल रहा है। तीसरा स्तंभ यह है कि नई दवाइयाँ की खोज करना। जैसे कि आपने कहा कि आज के दिन इसके ऊपर कोई दवाई नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स में जा चुकी है, और CSIR का भी प्रयास यही रहा है कि अगर हम लोग कोई नई दवाई अगर खोज पाए तो उसकी खोज करें। चौथा स्तंभ है कि हॉस्पिटल में, अस्पतालों में इक्विपमेंट या प्रोटेक्टिव गियर वगैरह उनकी कमी आने की संभावना है। तो हम लोग किस तरीके से काम करें ताकि अस्पतालों में इनकी कमी ना आ पाए, और अगर नए तरीके के हम लोग इक्विपमेंट भी ले आ सकते हैं तो ये चौथा स्तंभ है। और पांचवा स्तंभ ये हमारा है, यह है कि सप्लाई चेन को तैयार करना, कि किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन में कौन सी कमी आ सकती है। अगर सप्लाई चेन मॉडल तैयार हो तो उसको हम लोग किस तरीके से उन कमियों को दूर कर पाएँ। अच्छा डॉक्टर मांडे, जिन 5 स्तंभों की आपने बात की है, इसमें सिर्फ शोध संस्थान ही काफ़ी नहीं होंगे। उद्योगों, कॉरपोरेट संस्थानों के सहयोग की भी इसमें बहुत अहम भूमिका रहेगी। तो किस तरह का सहयोग होगा और इसके लिए क्या रूपरेखा तैयार की गई है? आपने बहुत सही कहा कि कॉरपोरेट्स का इसमें बहुत महत्वपूर्ण अंग है अगर बीमारी को रोकना हो, और हमारे देश के सभी कॉरपोरेट्स हम लोगों के साथ, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने हमें बताया कि वो हम लोगों के साथ काम करना चाहेंगे। और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ने हमारे साथ आकर उन्होंने कहा है कि हम चाहेंगे कि CSIR के साथ काम करके अनुसंधान हो, या अनुसंधान को आगे बढ़ाकर अगर फील्ड में उसको इम्प्लीमेंट करना हो तो हमारे साथ काम करेंगे, और कोलैबोरेशन की वजह से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे इस बीमारी के लिए। अच्छा, जब हम डिजिटल मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो जिस तरह इजराइल में बायोमेट्रिक सर्विलांस का इस्तेमाल हो रहा है, क्या भारत में ये तकनीक पॉसिबल हो पाएगी कि हम स्मार्टफोन पर टच करें और हमें बॉडी टेम्परेचर या इन्फेक्शन का पता चल जाए? प्रयास तो वही है कि ये चीज़ें अगर हो सके तो बहुत अच्छा है। टच के माध्यम से या मोबाइल के फ़ोन के माध्यम से तो प्रयास वही रहेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से हम उसे कर पाएँ। आज के दिन में प्रयास जो चल रहा है वो इस तरह से क्या है कि हम लोग किस तरह से डायग्नोसिस कर पाए,
कौन सी नई दवाई ढूंढ पाए, हॉस्पिटल इक्विपमेंट के लिए हम लोग किस तरह से हमारी अनुसंधान किया हो, उसके माध्यम से किस तरह से हॉस्पिटल इक्विपमेंट बना पाए, वो चुनौती सबसे पहले हम लोग अभी। लेकिन डॉक्टर मांडे, क्या भविष्य में इस तरह के बायोमेट्रिक सर्विलांस की संभावना है हमारे देश में? क्या इस तरह के तकनीकी विकास की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं? तो बायोमेट्रिक के तरीके से हम लोग, मैं समझता हूँ कि हो सके कि टेम्परेचर सेंसर्स बना पाए, लेकिन किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस से प्रभावित है या नहीं, वो शायद नहीं बता पाएंगे बायोमेट्रिक के तरीके से। जैसा आपने कहा, दूसरा स्तंभ है डायग्नोसिस किट। जाहिर है ये अभी भी किट्स आमतौर पर उपलब्ध नहीं है, अभी उतनी टेस्टिंग भी नहीं हो पा रही है। तो ये दायरा किस तरह बढ़ाया जाएगा, और टेस्टिंग बढ़ेगी तो किट्स की ज़रूरत भी बढ़ेगी। तो अभी मौजूदा हालात क्या हैं? ये बहुत बड़ी समस्या है फिलहाल कि हमारे देश में कितनी प्रयोगशालाएं हैं जो डायग्नोसिस कर पाएँ, वो फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसलिए उनका नंबर बढ़ाना ये बहुत आवश्यक है। और इसलिए हम लोगों की लेबोरेटरी जो है हैदराबाद में, उन्होंने एक तरीके का नया अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट किया है, जिसमें उन्होंने तेलंगाना के काफ़ी सारे लोगों को लाकर मेडिकल कॉलेजेस से वगैरह उनको पढ़ाने की कोशिश की है, और ये प्रयास अभी भी जारी है, ताकि हम लोग बहुत जल्द से ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर पाएंगे और उन्हें बता पाएंगे कि किस तरह से डायग्नोसिस की जाती है। वैसे हमारे देश में करीबन 50, 100 या 200 प्रयोगशालाएँ ऐसी है जिनके पास आज क्षमता है कि वो भी अपने आप डायग्नोसिस कर पाए, लेकिन इस नंबर को बहुत तेज़ी से बढ़ाना बहुत ज़रूरी है आज के दिन। डॉक्टर मांडे, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ मास्क और सैनिटाइजर्स की उपलब्धता बहुत कम है, तो इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि गांव में लोग खुद अपने घर पर इस तरह के मास्क और सैनिटाइजर्स बना सकें? हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजीज हमारे पास जो अभी उपलब्ध है CSIR के पास, हम लोग चाहेंगे कि NGOs को कांटेक्ट करके NGOs के माध्यम से गांव के लोगों को अगर हम लोग सिखा पाए कि वो गांवों में किस तरह से हैंड सैनिटाइजर्स या मास्क या ऐसे कोई अगर वो बना पाए गाँव में बैठे बैठे, तो गांव के लोगों को भी एक रोजगारी के लिए अपना एक तरीका मिल जाएगा, और उसी तरह गाँवों में भी फिर इसको हम लोग फैला पाएंगे बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर। तो प्रयास ये है कि NGOs को कांटेक्ट करके उनके माध्यम से हम लोग गांव के लोगों तक ये पहुंचा पाए हम लोगों की टेक्नोलॉजीज। तो आपका कहना है कि ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो इसमें कितना वक्त लगेगा लोगों को ट्रेन करने में और सब व्यवस्थित करने में? हम लोगों ने NGOs के साथ बातचीत शुरू की है, अभी फ़िलहाल आज ही बातचीत शुरू हुई है NGOs के साथ, और देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग ये इसको फील्ड में ले जाकर इस तरीके से प्रोग्राम हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएँ। डॉक्टर मांडे, हाल ही में WHO के विशेषज्ञों का बयान आया था कि सिर्फ लॉकडाउन से ही इस संक्रमण को रोक पाना संभव नहीं है। अगर ये दूसरे और तीसरे चरण में पहुंच जाता है तो ज्यादा चुनौतियां होंगी। इसे आप कैसे रोक पाएंगे? क्या हम इन चरणों के लिए तैयार हैं? काम तो करना काफ़ी बाकी है और काम जारी भी है, और इस तरह हमारी सरकार जो है बहुत सक्षम है। सरकार ने काफ़ी सारे जो अभी ये किए हुए इम्प्लीमेंट किए हुए प्रोग्राम्स, वो इसी दिशा में है कि हम लोग किस तरह से जल्द इसका डैमेज मिनिमम कर पाए। आपने जैसे देखा होगा कि वैसे भी भारत में डैमेज बाकी देशों के हिसाब से काफ़ी कम है। ये सरकार ने जो बहुत तेज़ी से जो कदम उठाए थे, जैसे कि हम लोग लॉकडाउन देख रहे हैं, जिससे कि वायरस का ट्रांसमिशन काफ़ी हद तक कम होता है, तो ये बहुत ही सराहनीय है। और सरकार का प्रयास ये है कि किस तरह से हम लोग जल्द से जल्द मिनिमम डैमेज से इसको झेल पाएँ। डॉक्टर मांडे, अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जब लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद के सिनारियो के लिए हमारे पास अभी क्या तैयारियां हैं? इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि हम लोगों को समय मिलेगा कि ताकि हम लोगों का अनुसंधान तेज़ी से आगे बढ़कर हम लोग कहीं नई खोज कर पाए, जिससे हम लोग वायरस को रोक पाएंगे। ये एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि लोगों में ट्रांसमिशन जो होती है, कि इन्फेक्टेड आदमी, जिसे अगर कोई बाहर से पता नहीं चल रहा है कि इन्फेक्टेड हो और परफेक्टली नॉर्मल लगता हो, वो भी लोगों को वायरस का ट्रांसमिशन कर सकता है। और अगर ऐसे इन्फेक्टेड लोग सोसाइटी में अगर इधर उधर घूमते रहे तो इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। इसलिए लॉकडाउन का महत्व दोनों तरह से है कि इन्फेक्शन का रेट हम लोग कम कर पाएँ, वायरस का साइकिल कम कर पाएँ, वायरस के साइकिल को तोड़ पाएँ, और दूसरा हमारे अनुसंधान को उतना वक्त ज़्यादा मिल जाएगा ताकि हम लोग तेज़ी से अनुसंधान करके फिर कोई नई तरीके खोज पाएंगे, जिससे हम लोग इसको मिनिमाइज़ कर पाएंगे।
तो भारत में कोरोना वायरस का निदान तलाशने के लिए अनुसंधान जारी है। अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पेपर बेस्ड टेस्ट किट की और जानेंगे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज क्या हैं, जिनके बारे में चर्चा हो रही है। अभी लौटते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए हर किसी को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। मास्क तभी पहने जब आपको खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हों। अगर आप कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों और अगर आप एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और कोविड-19 मरीजों की देखभाल कर रहे हों। अब बात इसके नियम की। मास्क की प्लीट को खोलें। ध्यान दें कि वो खोलते समय नीचे की तरफ खुले। मास्क अपनी नाक, मुंह और ठोड़ी के ऊपर लगाएं और सुनिश्चित करें कि मास्क के दोनों ओर कोई गैप ना छूटा हो। मास्क को पहनने के बाद उसे छुएं नहीं और मास्क को गर्दन पर लटकता ना छोड़ें। गीला होने पर या हर 6 घंटों में मास्क को बदल दें। डिस्पोजेबल मास्क को दोबारा इस्तेमाल ना करें। डिस्पोजेबल मास्क को प्रयोग करने के बाद कूड़ेदान में डालें। मास्क को उतारते समय उसकी बाहरी गंदगी को ना छुएं और मास्क को हटाने के बाद हाथ साबुन या अल्कोहल आधारित हैंड रब से धोएं। ज्ञान विज्ञान में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी को लेकर किए जा रहे अनुसंधान की। हमारे साथ CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर सी मांडे हैं। डॉक्टर मांडे, टेस्ट किट में आजकल पेपर बेस्ड टेस्ट किट की बहुत बात की जा रही है, तो ये तकनीक क्या है और भारत में कब तक प्रयोग में आ सकती है? आज के दिन अगर टेस्टिंग की बात करें तो 3 अलग अलग तरीके के टेस्ट सोचे जा रहे हैं। एक जो अभी फ़िलहाल इस्तेमाल भी हो रहा है, जिसे हम लोग RT-PCR कहते हैं। तो RT-PCR टेस्ट बहुत ज़्यादा प्रचलित है और हर जगह हमारे देश में तो सिर्फ RT-PCR का ही टेस्ट जिसे आज मान्यता प्राप्त हुई है। दूसरा जो है इसे सीरो डायग्नोसिस कहते हैं कि पेशेंट के सीरम से लेकर उसमें देख सकते हैं कि उसमें कोई एंटीबॉडीज़ हो क्या ये वायरस के खिलाफ, तो उनकी तरफ से भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो है पेपर, जिसने आपने जिक्र किया, ये पेपर बेस्ड टेस्ट जो है ये एक एंजाइम है जिसका आपने सुना होगा, जिसे CRISPR-Cas कहते हैं। CRISPR-Cas सिस्टम जो है इसके माध्यम से पेपर बेस्ड टेस्ट हो सकती है और दुनिया में MIT में और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में इस टेस्ट के बारे में अनुसंधान शुरू हो चुका है। हमारे देश में हमारी एक संस्थान है CSIR की, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, जो दिल्ली में है। उन लोगों ने इस पर काम शुरू किया है और हम मानते हैं कि आने वाले कुछ सप्ताहों में ये टेस्ट के बारे में हम लोग आपको और कुछ ज़्यादा बता पाएंगे। तो आपको उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में RT-PCR टेस्ट के अलावा हम इन टेस्टिंग तकनीक का भी इस्तेमाल कर पाएंगे? हाँ जी, ये ऐसी हमारी उम्मीद तो ऐसी है, लेकिन देखना पड़ेगा कि इसके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, फॉल्स, ट्रू किस तरीके के होते हैं और उस हिसाब से हम लोग फिर सोचेंगे कि इस टेस्ट को फील्ड में इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। डॉक्टर मांडे, टेस्ट से जुड़ा एक और बड़ा सवाल है। इस पर आने वाला खर्च, जैसे RT-PCR मशीन का खर्च लाखों में है, तो क्या टेस्टिंग किट्स की लागत को लेकर कुछ रणनीति बनाई जा रही है कि इसकी लागत कम से कम की जा सके? तो टेस्टिंग किट किस तरीके की, उसके ऊपर उसकी कॉस्टिंग डिपेंड करती है। जैसे RT-PCR जो है वो अपने आप में थोड़ी महंगी है। सीरो डायग्नोसिस जो है वो थोड़ा और सस्ता हो सकता है, इसे काफ़ी सस्ता हो सकता है, और पेपर बेस्ड टेस्ट जो है उसके बीच में आ सकता है। लेकिन कॉस्टिंग के अलावा 2 और बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं इसके। एक पहलू ये है कि टेस्ट के जल्द भी हो, कि ज़्यादा वक्त ना लगे। अगर किसी टेस्ट को अगर 2 दिन लगते हो तो वो भी सही नहीं रहेगा। हम लोगों को चाहिए कि टेस्ट का जो रिज़ल्ट है 5-10 मिनट या आधे घंटे में पता चले। दूसरा ये है कि उसकी कॉस्ट कम रहे और तीसरा ये रहे कि उसकी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी रहे। ऐसा ना हो कि किसी आदमी को कोरोना ना हो और उसे बताया जाए कि आपको कोरोना है, या उसका उल्टा कि किसी को कोरोना ना है उसे बताया जाए कि आपको कोरोना है। तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। तो ये तीनों पहलू अगर हम लोग मान ले कि टाइम टेस्ट करने में, उसकी कॉस्ट और उसकी एक्यूरेसी, ये तीनों को हम लोगों को ध्यान में रखते हुए हमारे अलग अलग तरीके के जो टेस्ट है उनको हम लोगों को इस्तेमाल करना होगा।
डॉक्टर मांडे, अगर तीनों टेस्ट किट की बात करें जो अभी इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे RT-PCR मशीन, सीरम टेस्ट और पेपर बेस्ड टेस्ट, इनमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और जल्दी नतीजे देने वाला टेस्ट कौन सा है? तो फास्ट का अगर कहे तो वो सीरो डायग्नोसिस जो है वो काफ़ी फास्ट है, उसको कुछ मिनटों में उसका पता चलेगा कि कैसे है। इसी तरीके से पेपर बेस्ड टेस्ट जो है वहाँ पे भी कोशिश है कि इसको अगर कुछ मिनटों में किया जाए तो वो अच्छा रहेगा। तो दोनों की कोशिश यही है, सीरो डायग्नोसिस की और पेपर बेस्ड टेस्ट की, वो फास्ट हो। लेकिन उनकी एक्यूरेसी कितनी हो वो हमें वक्त ही बताएगा कि उनकी एक्यूरेसी इतनी सही हो जैसी RT-PCR की है। यानी अभी भी इन सभी के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं और जल्द ही इनके परिणाम आ जाएंगे। डॉक्टर मांडे, आजकल बहुत सारी वैकल्पिक पद्धतियों की बातें चल रही हैं, जैसे आयुष मंत्रालय है, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। कहा जा रहा है कि इनसे भी कोरोना का इलाज हो सकता है, तो इनका कितना बड़ा रोल हो सकता है? ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक बहुत अहम रोल है। हमारी बहुत बड़ी देर से चलती आई परंपरा है कि जिसे हम लोग आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद में काफ़ी सारे अलग अलग बीमारियों को डिस्क्राइब किया हुआ है, बल्कि आयुर्वेद में भी ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि हमारी इम्यूनिटी किस तरीके से बढ़ाई जाए। तो इसलिए आयुर्वेद का हम लोगों ने आयुर्वेद को साथ लेकर आगे चलना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके बारे में हम लोगों को आयुष बता सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो हमें बता पाएंगे कि कौन सी दवाइयाँ लेकर हमारी इम्यूनिटी को हम लोग बढ़ा पाएंगे और कौन सी दवाइयों से थोड़ा हम लोग वायरस का इन्फेक्शन कम करने की कोशिश कर पाएंगे। ये हमें आयुष ही बताएगी। लेकिन बहुत सारी जानकारियां सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं, जैसे कहा गया है कि गौमूत्र सेवन से कोरोना नहीं होगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनका पुरानी पद्धतियों में भी जिक्र किया गया है। तो ऐसे एक असमंजस की स्थिति भी बनती है, तो इस स्थिति से कैसे निपटा जाए? आपने एक खबर देखी होगी, परसों की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी आयुर्वेदिक पाठशालाओं के जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, वैद्य लोग जो हैं, उनसे चर्चा की थी। और उसमें माननीय प्रधानमंत्री ने उन सब लोगों को एक आह्वान किया था कि आप फॉल्स क्लेम्स को आगे ना ले जाएं, कि अगर किसी चीज़ का वैलिडेटेड क्लेम ना हो, किसी चीज़ को अगर हम लोगों ने साइंटिफिक तरीके से वैलिडेट ना किया हो तो उसे कृपया क्लेम ना कीजिएगा, क्योंकि इससे आयुर्वेद की महत्वपूर्णता जो है वो कम होती है। और आयुर्वेद का हमारा नॉलेज जो है इतना रिच है, उसमें काफ़ी सारे सही चीज़ें हैं, उन्हीं को हम लोग अगर आगे ले जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके बारे में हम लोगों को सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है और कई जाने माने लोग जो है, जैसे वैद्य राजेश कोटेचा जी है, वो हम लोगों को ज़्यादा बता पाएंगे इस बारे में। डॉक्टर मांडे के साथ ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी लौटते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि घरों में रहते हुए आप उन लोगों के बारे में सोचिए, उनके लिए मंगल कामना करिए जो अपना कर्तव्य निभाने के लिए खुद को खतरे में डालकर काम कर रहे हैं। उन डॉक्टर्स, उन नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, पैथोलॉजिस्ट, उनके बारे में सोचिए जो इस महामारी से एक एक जीवन को बचाने के लिए दिन रात अस्पताल में काम कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के लोग, एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर, वार्ड बॉयज, उन सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचिए जो इन कठिन परिस्थितियों में दूसरों की सेवा कर रहे हैं। आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए जो आपकी सोसाइटी, आपके मोहल्लों, आपकी सड़कों, सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने के काम में जुटे हैं, जिसमें और जिसके कारण इस वायरस का नामो निशान न रहे। आपको सही जानकारी देने के लिए 24 घंटे काम कर रहे मीडिया के लोगों के बारे में भी सोचिए, जो संक्रमण का खतरा उठाकर सड़कों पर, अस्पतालों में है।
आप अपने आसपास के पुलिस कर्मियों के बारे में सोचिए, जो अपने घर परिवार की चिंता किए बिना आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं और कई बार कुछ लोगों के गुस्ताखे के भी शिकार हो जाते हैं, गुस्सा भी झेल रहे हैं। ज्ञान विज्ञान में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कोविड-19 की। डॉक्टर मांडे, अगर हम दवाइयों की बात करें तो बहुत से नाम सामने आ रहे हैं, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, एजिथ्रोमाइसिन, इसी तरह HIV की दवाइयां हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनसे शायद कोविड-19 ठीक हो जाए। तो इनको लेकर क्या रणनीति अपनाई जा रही है या फिर कोई नई दवाई बनाई जा रही है? तो ऐसा है कि पूरे दुनिया में लोगों ने कुछ दवाइयों का मेंशन किया हुआ है कि इन दवाइयों से कोरोना की मुक्ति हो सकती है। जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल जो चल रहे हैं वो क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, जैसे कि आपने कहा एजिथ्रोमाइसिन, या फिर कुछ एंटीवायरल कंपाउंड्स है जैसे कि फेविपिराविर है या रेमडेसिविर है। इन लोगों का भी इस्तेमाल यानी उनका क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स का जो रिजल्ट है वही बता पाएगा कि ये दवाइयाँ कितनी सफल हो पाएगी कोरोना को रोकने के लिए। डॉक्टर मांडे, ऐसा भी सुनने में आया है कि जो दवाइयां पहले ट्रायल में फेल हो चुकी हैं उन्हें भी दोबारा नए कॉम्बिनेशन के साथ लाया जा सकता है। तो क्या ऐसा संभव है कि ऐसी दवाइयों को भी टेस्ट किया जाए? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये मुद्दा ऐसा है कि काफ़ी सारे क्लिनिकल ट्रायल्स जो होती है फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 वगैरह में, अगर एक आध ड्रग ऐसा हो कि जिसकी वजह से कोई टॉक्सिसिटी ना पाई हो हमारे शरीर पर, लेकिन उस ड्रग की एफिकेसी जिस रोग के लिए हम लोग इस्तेमाल करना चाहते थे उतनी एफिकेसी ना थी और इसलिए फिर वो ड्रग आगे नहीं बढ़ पाया और वो क्लिनिक बाद में प्रैक्टिस में नहीं आया। ऐसे काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जिसमें टॉक्सिसिटी नहीं है, लेकिन वो पर्टिकुलरली जिस ड्रग के किस बीमारी के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहते थे उस बीमारी में उसकी एफिकेसी उतनी ना पाई हो। उन कंपाउंड्स का हम लोग ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कोरोना के अगेंस्ट वो हो सकता है कि ज़्यादा इफेक्टिव हो। डॉक्टर मांडे, इस वक्त का एक बड़ा सवाल है वेंटिलेटर्स और पर्सनल प्रोटेक्शन उपकरणों की उपलब्धता। माना जा रहा है कि इनकी कमी है, तो ये उपकरण कितनी जल्दी अस्पतालों में उपलब्ध हो सकेंगे? तो हमारी तो यही कोशिश है कि हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारा चौथा स्तंभ जो है वो हॉस्पिटल इक्विपमेंट के बारे में है, तो हम लोगों ने फिर से कॉरपोरेट्स की मदद लेकर हमारी कोशिश चली है कि किस तरीके से हम लोग जल्द से जल्द काफ़ी सारे हॉस्पिटल इक्विपमेंट बनाने में शुरू करें, जैसे स्प्रेयर्स हो, जैसे वेंटिलेटर्स हो, जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट्स हो, या ये जो सब है इनकी हम लोग कोशिश करें कि जल्द से जल्द हम लोग इंडस्ट्री को देकर इनका बड़े स्तर पर इनका प्रोडक्शन शुरू कर पाएँ इंडस्ट्री के माध्यम से। इसी तरीके से सप्लाई चेन की आपने बात की, एक बहुत बड़े एक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ हम लोगों ने टाई अप किया हुआ है और उनके साथ हम लोग सप्लाई चेन मॉडल्स तैयार कर रहे हैं हर चीज़ के, जैसे कि हैंड सैनिटाइज़र का हो, किसी दवाई का हो, या डॉक्टर के पहनने के लिए ग्लोव्स का हो, या वेंटिलेटर्स का हो। तो सबके लिए हम लोग सप्लाई चेन मॉडल्स तैयार कर रहे हैं कि देश के कोने कोने में किस तरह की सप्लाई चेन तैयार हो ताकि लोगों को जल्द से जल्द वो सप्लाई मिल पाए। डॉक्टर मांडे, एक सुविधा है टेलीमेडिसिन की, इस स्थिति में उसका क्या रोल हो सकता है? जैसे कहा जाता है कि आमने सामने के संपर्क से बचा जाए, कुछ ऐसे विकल्प हों जिनसे दूर से इलाज भी हो सके। तो आपको लगता है कि ये टेलीमेडिसिन तकनीक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेहतर उपाय हो सकती है? टेलीमेडिसिन बहुत एक अच्छी चीज़ होगी कोरोना के बारे में, बिकॉज हमारे देश में जो डॉक्टर्स कोरोना के बारे में जानते हैं उनकी वैसे भी कमियां हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे देश में बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो दिल्ली में है, या ऐसी चंडीगढ़ में, लखनऊ में जो संस्थाएं हैं वो इस बारे में थोड़ा हमें ज़्यादा बता पाएंगे कि किस तरीके से टेलीमेडिसिन को यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिरी में डॉक्टर मांडे, आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना के वजह से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कोरोना से मारे जाने वाले लोगों की संख्या बहुत अल्प होती है, 1% से कम है, लेकिन हमारी सरकार जो बार बार हमें बता रही है कि लोगों से आप दूरी रखें,
आप घर में बेसिक हाइजीन मेंटेन करें। कहीं भी आपने इधर उधर टच किया हो किसी चीज़ को जहाँ पे हो सकता है कि कोरोना वायरस के पार्टिकल्स बैठे हो, तो इसलिए आप आपके हाथ हरदम साफ़ रखें और सरकार ने दिए हुए जो निर्देश है उसका आप ज़रूर पालन करें, जिस तरह से हम लोग कोरोना को फिर रोक सकेंगे। ये लोगों से मैं कहना चाहूँगा। ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में इतना ही। कार्यक्रम के बारे में अपने फीडबैक और सुझाव आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की ताज़ा जानकारियों के साथ बने रहिए हमारे साथ, वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।